मैं जिसे पसंद करती थी उसका मेरे पास आधी रात के समय फ़ोन आया। लेकिन क्योंकि दीदी मेरे बगल में लेटी हुई थी, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। लेकिन नेटवर्क गड़बड़ होने की वजह से मेरी आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं छत पर जाकर कुछ देर उससे बात कर लेती हूँ, इसीलिए मैं चुपके से छत पर पहुंच गई। अभी मैं उससे बात करने में बिजी थी कि तभी मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि छत पर बने स्टोर रूम के कमरे में कोई है। पहले तो मैं बुरी तरह से डर गई, फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ काफी अंधेरा था। शायद इसी वजह से मुझे भ्रम हो गया है। मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत ही अपने दोस्त से कहा कि मैं अब तुमसे कल बात करूंगी। इसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन अपना शक दूर करने के लिए मैं हिम्मत करके स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही मैं स्टोर रूम की खिड़की के पास पहुंची, तो मेरी तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई, क्योंकि अंदर जो नज़ारा मैं देख रही थी, मैंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर मेरी माँ और मेरे मामा थे। अभी मैं उन दोनों को देख ही रही थी कि तभी मामा ने बैठते हुए कहा, गुलाबी परी। और इसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे भयंकर तूफान आ चुका हो। स्टोर रूम का सारा सामान बुरी तरह से इधर उधर बिखरने लगा और मैं डर के मारे खिड़की के पास ही नीचे बैठ गई, क्योंकि अगर मैं खड़ी रहती तो वह लोग मुझे देख लेते। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों भाई बहन होकर इस तरह, लेकिन कैसे कोई ये सब अपने भाई के साथ। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा नाम संजना है। मैं और मेरी दीदी नैना अपने माँ बाप की दो ही संतानें हैं। हम दोनों बहनों के बीच में बचपन से ही बहुत प्यार रहा है और हम दोनों बहनों में मात्र सिर्फ 1 साल का ही अंतर है। मैं एक अमीर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं और मेरी दीदी काफ़ी छोटे थे जब पापा ने हम दोनों का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भी मैं और दीदी अब्रॉड साथ में ही चले गए थे। हम दोनों बहनें हमेशा साथ ही रही, लेकिन हम दोनों को हमेशा अपने देश की याद आती। इतनी दूर परदेश में होने की वजह से सालों तक हम मम्मी पापा से मिल भी नहीं पाते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं। लेकिन दीदी तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि दीदी जिस लड़के को पसंद करती थी वह उसके बारे में घर पहुंचते ही पापा से बात करने वाली थी, और फिर उन दोनों का कुछ ही महीनों में शादी करने का प्लान था। हालांकि पसंद तो मैं भी एक लड़के को करती थी, लेकिन मैंने अभी ये तय कर रखा था कि जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं घर में किसी को भी उसके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, इसीलिए सबसे पहले उसका घर बसना ज़रूरी था। और फिर मेरा अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन दीदी को शादी की जल्दी थी, इस वजह से वह घर पहुंचते ही तुरंत इस बारे में बात करना चाहती थी। खैर, हम दोनों बहनें कुछ ही दिनों के बाद अपने घर पहुंच चुके थे, और वह लड़का जिसका नाम रजत था, जो मेरे होने वाले जीजा जी थे, वह भी हमारे ही शहर के थे और उनका ताल्लुक एक बहुत ही नामी गिरामी परिवार से था। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे मामा जी भी रहते थे, क्योंकि मामा जी ने कभी शादी नहीं की, इस वजह से वह हमेशा से माँ के साथ ही रहे थे। घर पहुंचकर हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने एक फैमिली ट्रिप बनाई, और उसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर भारत की कई जगहों पर घूमने के लिए गए। इतने सालों से क्योंकि हम अपने परिवार के साथ नहीं रहे थे, तो हम दोनों बहनें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ ही बिताना चाहते थे। इधर हम जब फैमिली ट्रिप से वापस आए तो एक दिन खाना खाते समय दीदी ने पापा से कहा कि मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। दीदी ने जैसे ही ये बात कही, न जाने क्यों मेरे खुद भी हाथ पैर से कांपने लगे। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि मेरे पापा कोई रूढ़िवादी नहीं हैं और वह दीदी की पसंद की शादी करने के लिए मान जाएंगे।
लेकिन फिर भी शायद ये बात ही कुछ ऐसी होती है कि हर किसी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दीदी का इतना कहना था कि अब माँ और पापा सभी की नज़रें एकटक दीदी के ऊपर जाकर जम गई थीं। मैं भी उन्हें ध्यान से देख रही थी। घबराहट उनके चेहरे से भी बुरी तरह से टपक रही थी। पापा ने दीदी से कहा, क्या हुआ नैना, क्या कोई टेंशन वाली बात है? तो दीदी ने कहा, नहीं पापा, टेंशन वाली नहीं, लेकिन खुशी की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, और उन्होंने रजत के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पापा को बता दिया। इससे पहले कि पापा कुछ कहते कि तभी मम्मी कहने लगी कि लेकिन तुम्हारे पापा ने तो पहले से ही यहाँ पर एक लड़का पसंद कर रखा है जो बहुत ही ऊंचे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बात पर दीदी का चेहरा उतर गया। वह कहने लगी कि पर मैं रजत के सिवाय और किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। इसी बीच माँ बहस करने लगी कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने माँ बाप की बात नहीं मानोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ इस तरह की बात क्यों कर रही हैं। क्या उन्हें दीदी की खुशी नहीं दिख रही? तभी पापा ने कहा कि देखो, मैं अभी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता जब तक कि मैं उस लड़के से और उसके परिवार वालों से नहीं मिल लेता। दीदी ने कहा, ठीक है पापा, आप उन लोगों से मिल लीजिए और जब आपको सब कुछ सामने से ठीक लगे तभी आप इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाइएगा। इस बात पर माँ गुस्सा होने लगी। वह पापा से बोली कि ये बच्चे तो नादान हैं, ये क्या जाने अच्छे बुरे की समझ। आज की दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। ये वहाँ 4 दिन उस लड़के के साथ रही और उसे अपना सब कुछ मानने लगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि वह लड़का सच्चा और ईमानदार ही हो। क्या पता उसने जब ये देखा कि इतने अमीर परिवार की लड़की है तो इसीलिए इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया हो। और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी नैना कितनी सीधी है। दीदी ने माँ से कहा कि माँ, आप मेरी बात का विश्वास करिए, रजत ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है, और फिर वो रुपए पैसे में हम लोगों के बराबर ही है। पापा ने उन दोनों की बात को बीच में काट कर कहा कि मैंने कहा ना, इस वक्त हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उन लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। माँ कहने लगी कि लेकिन फिर जिन लोगों से हमने नैना और संजना दोनों के बारे में बात कर रखी है, वहाँ क्या हमारी बात खराब नहीं होगी? इस तरह से तो हमारी सोसाइटी में हमारी नाक नीचे हो जाएगी। पापा ने कहा कि अपनी बेटियों की खुशी के लिए अगर मेरी नाक नीचे होती भी है तो हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा की ये बात सुनकर मैं और दीदी बहुत खुश हो गए। मैं यही सोचने लगी कि माँ इतने साल से पापा के साथ रह रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोच वही दकियानूसी है। लेकिन शुक्र है कि कम से कम मेरे पापा तो ऐसे नहीं हैं। इसके बाद हम लोग अपने कमरे में लेट गए। दीदी ने उसी दिन फ़ोन करके रजत को सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि वह अपने परिवार वालों से बात करके 2 या 3 दिन में ही उन्हें इन्फॉर्म कर दे ताकि हम लोग उसके घर जा सकें। इधर 3 दिन के बाद हम सभी लोग रजत के घर गए। रजत का घर वाकई में बहुत अच्छा था और उसके परिवार वाले भी बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे विचारों के थे। वहां पहुंचकर पापा के चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि पापा को सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। लेकिन ना जाने क्यों माँ और मामा के चेहरे पर मुझे कोई भी खुशी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपको क्या यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा? इस पर माँ कहने लगी कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो संजना, ये सब एक झूठा दिखावा है। तुम लोग अभी बच्चियाँ हो, मैंने एक उम्र बिताई है और मुझे अनुभव है, और इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि ये लोग सिर्फ नैना को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से दिख रहा है कि ये एक करोड़पति आदमी की बेटी है और जो भी जायदाद है उसका कम से कम आधा हिस्सा तो इन्हें आराम से मिल ही जाएगा। बस यही सोचकर इन्होंने अपने लड़के को नैना के आगे दाना डालने के लिए भेजा था। मैंने माँ से हंसते हुए कहा कि आप लगता है इंडियन टीवी सीरियल्स कुछ ज़्यादा ही सीरियसली देखती हैं और इसीलिए आपका दिमाग अब सिर्फ हर जगह साजिशों को ही देखता रहता है।
मेरी बात का विश्वास करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों में मैं भी रजत से कई बार मिली, पर मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि रजत में किसी भी तरह का कोई खोट है। माँ कहने लगी कि तो फिर ठीक है, मैं रजत की परीक्षा लूंगी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को इस तरह से किसी के भी हवाले नहीं कर सकती। वह उतना ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाती है जितना कि तू चलाती है। उसके अंदर चालाकी भी बिल्कुल नहीं है। मैं सोचने लगी, बात तो ठीक है माँ की। दीदी के इसी स्वभाव की वजह से कई बार उनके दोस्त उनका फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कहती। मैं भी चाहती थी कि माँ जो भी रजत की परीक्षा ले उसमें रजत पास हो जाए और खरे सोने की तरह निकले, ताकि माँ को भी तसल्ली हो जाए और नैना दीदी भी जिसे चाहती है उसके साथ हमेशा खुश रहे। जब पापा को सब कुछ अच्छा लगा तो उसी दिन उन लोगों ने दीदी और रजत की सगाई की तारीख तय कर दी। दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं भी अपनी बहन के लिए खुश थी। इसके बाद पंडित जी को घर बुलाकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उन्हें पूरा कर लिया गया। लेकिन ये सब देखकर माँ पापा पर गुस्सा करने लगी कि क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं? आपने सिर्फ एक मुलाकात में ही ये कैसे तय कर लिया कि वह लड़का और उसका परिवार हमारी नैना के लिए अच्छा है? पापा ने कहा कि मुझे तो वहाँ कुछ भी खराबी नज़र नहीं आई, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अनुभव है तो तुम गलत सोच रही हो। मेरी बात का विश्वास मानो, मैं भी अपनी बच्चियों का भला ही चाहूँगा। मैं उनका बाप हूँ, इसीलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में जुट जाओ। इधर मैंने और दीदी ने एंगेजमेंट की शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो गए और दीदी की एंगेजमेंट भी रजत जीजा जी के साथ हो चुकी थी। सभी लोग पार्टी में एक दूसरे से मिलने जुलने में व्यस्त थे। हंसी खुशी का माहौल था कि इसी बीच दीदी मुझसे बोली कि क्या तुमने रजत को कहीं देखा? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो जीजा जी को कहीं भी नहीं देखा। मैंने कहा, क्यों, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वह यहीं कहीं किसी से मिलने के लिए गए हुए होंगे। आप फिक्र मत करिए, थोड़ी देर में ही वो आ जाएंगे। दीदी बोली कि लेकिन मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ और फ़ोन भी मिला रही हूँ, पर वह मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माँ हमारे पास आई और कहने लगी कि नैना, क्या तुम रजत को ढूंढ रही हो? दरअसल मैंने उसे ऊपर जो कमरे बने हुए हैं वहाँ पर जाते हुए देखा है। हो सकता है वह किसी काम से अपने रूम में गया हो। ये सुनते ही नैना दीदी तुरंत ही रजत जीजा जी से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई और इधर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में बिजी हो गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि तभी ऊपर से मुझे दीदी के बहुत तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे हम सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए। हर कोई ऊपर की तरफ ही देख रहा था कि तभी पापा ने बात को संभालते हुए सबसे कहा कि घबराइए नहीं, नैना थोड़ी डरपोक किस्म की है। वह छिपकली कॉकरोच से जब डर जाती है तभी इतनी तेज ही चिल्लाती है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगे और एक बार फिर से म्यूज़िक स्टार्ट हो गया और सभी लोग बिजी हो गए। लेकिन मैं, पापा, मम्मी और मामा जी सभी लोग तुरंत ही सबकी नज़रों से बचते हुए ऊपर कमरे में पहुँचे। जब हम वहाँ गए तो दीदी दरवाजे पर ही बेहोश पड़ी हुई थी और अंदर का नज़ारा देखकर हम सब की खुद की रूह कांप गई। अंदर रजत जीजा जी एक लड़की के साथ थे और उनकी जो अवस्था थी वह बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं थी। वह लोग ऐसी हालत में थे कि हम सब शर्म से पानी पानी हो गए। मैं तो तुरंत ही वहाँ से पीछे हट गई और दीदी को उठाकर साइड में बिठाया। मुझसे तो अपने माँ बाप के सामने ये सब देखा ही नहीं जा रहा था। उस लड़की ने तुरंत ही खुद को चादर से ढका और एक तरफ खड़ी हो गई। माँ ने उस लड़की के गाल पर एक खींचकर तमाचा मारा और पापा ने जीजा जी को उठाया, लेकिन वह तो उस वक्त नशे में बुरी तरह से धुत थे। उन्हें तो किसी भी बात का कोई एहसास ही नहीं था कि वह ये सब क्या कर रहे हैं। माँ बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगी और पापा से कहने लगी कि देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज है, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी एक भी बात नहीं मानी।
हर कोई अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कोई अपने तजुर्बे को गिना रहा था तो कोई अपनी होशियारी को, लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता भी नहीं है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़का ऐसा ही है। नैना को तो मैंने शुरू से देखा कि उसे इंसानों की पहचान ही नहीं है, और बस इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से कह रही थी कि पहले अच्छे से जांच परख कर लो। मैंने जहां नैना का रिश्ता तय करने की बात की थी, वह लड़के बहुत ही संस्कारी और सुलझे हुए थे। वहीं पर दोनों बेटियों का एक साथ ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या सूझती रहती है। मम्मी लगातार बड़बड़ाए चली जा रही थी, जिससे पापा को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि तुम थोड़ी देर शांत रहोगी। अभी मैं जिन हालातों में हूँ, क्या वहाँ पर ये सारी बातें करना और मुझे ताने देना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? कम से कम जो सिचुएशन है उसको तो समझो। बाद में घर पहुंचकर तुम्हें जितनी भी भली बुरी मुझे सुनानी है सुनाती रहना। पापा ने जीजा जी के चेहरे पर ढेर सारे पानी के छींटे मारे, लेकिन उन्हें तो होश आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तो अभी भी बिस्तर पर बैठे बैठे झूम रहे थे। उनकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थीं। मम्मी ने तुरंत ही उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह लड़की कहने लगी कि मैं तो रजत की प्रेमिका हूँ और रजत ने ही मुझे आज यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा कि जब से वह विदेश से लौटा है तब से वह मेरे लिए बुरी तरह से तरस रहा था, और इसीलिए हम लोग खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ पर मिलने चले आए। मम्मी ने एक बार फिर से उस लड़की के गाल पर खींचकर तमाचा मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। इस पर वह लड़की हंसने लगी, कहने लगी कि तुम लोग तो खुद ही बेवकूफ़ हो जो अपनी लड़की की शादी रजत के साथ कर रहे हो। अरे ये तो वह भबरा है जो कभी एक फूल पर टिका ही नहीं। इतना कहते हुए वह लड़की बाथरूम में गई और कपड़े बदलकर तुरंत ही वहां से अपना सामान लेकर दनदनाती हुई निकल गई, और हम सब उसे एक टक देखते ही रह गए। अचानक से ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। मम्मी ने पापा से कहा कि अब क्या यहीं पर सारी रात बितानी है? चुपचाप घर चलो। उसके बाद पापा ने बाहर जाकर सबको अनाउंस करके बोला कि नैना दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसीलिए पार्टी यहीं पर ख़त्म होती है। उसके बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। मुझे नैना दीदी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह रजत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब जीजा जी के घर वालों ने उनकी ये हालत देखी तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह की हरकत कर सकता है। वह पापा को समझाने लगे कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन पापा ने कहा कि अब आपका झूठ सामने से पकड़ा गया है और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं जिंदा मक्खी निगल लूं। मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं बांध सकता जिसे आए दिन नई लड़की चाहिए हो। इतना कहकर हम सभी लोग अपने घर वापस आ गए। दीदी को अभी तक होश नहीं आया था। हमारे फैमिली डॉक्टर ने जब दीदी का चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें कुछ इंजेक्शंस देता हूँ, ये सदमे की वजह से बेहोश हो गई हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर के चले जाने के कुछ देर के बाद दीदी को जब होश आया तो वह जीजा जी का नाम पुकारे चली जा रही थी। उसके बाद पापा ने उन्हें एक बार फिर से सब कुछ बताया और उन्होंने कहा कि अब उनका और रजत जीजा जी का रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनते ही दीदी फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मेरा रजत ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने उनसे कहा कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम इस तरह की बात कर रही हो, ऐसी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकती हो। इसके बाद उन दोनों लोगों का रिश्ता टूट गया। दीदी बहुत उदास रहने लगी। वह हर वक्त चुपचाप रहती। दीदी की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इधर माँ जिस घर में दीदी और मेरा रिश्ता करवाना चाहती थी, वहाँ के लिए उन्होंने पापा से बात करना शुरू कर दी। पापा ने उनसे कहा कि अभी आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है, अभी तो नैना रजत के गम में ही डूबी हुई है और उसे इस गम से उभरने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता
कि हमें उसकी अभी शादी करनी चाहिए। लेकिन माँ का कहना था कि अगर हम अभी नैना की शादी तय कर देते हैं और उसकी बातचीत उस लड़के से शुरू हो जाएगी तो उसका दिल दूसरी जगह पर लगने लगेगा, जिससे वो धीरे धीरे रजत के बारे में भूलने लगेगी। मुझे भी माँ की ये बात ठीक लगी, क्योंकि दीदी का इस वक्त ध्यान भटकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वह जितना खाली रहेगी उतना ज़्यादा ही वह रजत के बारे में सोचती रहेगी। एक दिन जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर गई और जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मुझे रास्ते में रजत ने रोक लिया। वह मुझसे कहने लगा कि संजना, मेरी बात का यकीन करो, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है। मैंने उसे न जाने कितनी बार फ़ोन किया, पर वह ना तो मुझसे मिलना चाहती है, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है। कम से कम तुम तो मेरी बात मानो। मैंने रजत से कहा कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे नफ़रत है। तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन रजत मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। वह कहने लगा कि मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे घर में और कोई तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात का विश्वास मानो, मैंने तुम्हारी बहन के सिवा कभी किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। रजत के बहते आंसू देखकर न जाने क्यों मेरा दिल करने लगा कि मैं उसकी बात पर विश्वास करूं, पर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था मैं उसे भी नकार नहीं सकती थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस अपने घर लौट आई। लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा उलझन में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात के वक्त मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में रजत की वही बातें चल रही थीं। मैं खिड़की के पास खड़े होकर अभी यही सब सोच रही थी कि तभी सामने मैंने जो नज़ारा देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस दिन रजत के साथ कमरे में जो लड़की पकड़ी गई थी वह इस वक्त मेरे घर के गेट पर खड़ी हुई थी। वह यहाँ पर क्या कर रही थी, ये देखकर मैं बुरी तरह से चौंकी। इससे पहले कि मैं दौड़ती हुई मेन गेट पर पहुँचती कि तभी मैंने किसी को उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। जब मैंने ध्यान दिया तो वह और कोई नहीं, मेरी मम्मी ही थी। मम्मी ने उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट पकड़ाया और उसके बाद वह दोनों तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए। मैं तुरंत ही उतरकर नीचे हॉल में आई और माँ के कमरे में जाने का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही मम्मी अपने कमरे में गई मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर पहुँची। मैंने अपनी कार निकाली और उस लड़की का पीछा करना शुरू किया और आगे जाकर मैंने उस लड़की को पकड़ लिया। पहले तो वह लड़की मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी कि वह मेरे घर पर क्या कर रही थी। लेकिन फिर जब मैंने उसे ढेर सारे रुपयों का लालच दिया तो वह अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद उसने मुझे जो कुछ भी बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि उसे ये सब करने के लिए मेरी माँ ने ही पैसे दिए थे ताकि नैना दीदी और रजत जीजा जी की शादी टूट जाए। इसके बाद मैंने उसको उसका मुंह बंद रखने की रकम पकड़ाई और वापस घर लौट आई। लेकिन अब मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा सवाल पैदा होने लगे कि आखिर माँ ने नैना दीदी का जीवन क्यों बर्बाद किया। क्या सिर्फ अपनी इस जिद की वजह से कि वह जहाँ दीदी और मेरी शादी करवाना चाहती हैं वहाँ पर ही उनकी शादी हो। क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपनी बेटी का दिल तोड़कर ऐसा काम करे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ऐसी है। इसका मतलब ये था कि रजत बिल्कुल ठीक कह रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं पापा को इस बारे में सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई सबूत नहीं था और दूसरा अपनी ही माँ के साथ ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं एक बहुत ही असमंजस की स्थिति में फंस चुकी थी। एक तरफ मेरी बहन थी और दूसरी तरफ मेरी माँ। 2 हफ्ते के बाद ही माँ ने अपनी ज़िद पर जिस लड़के से वह चाहती थी उससे दीदी की सगाई करवा दी। उनका बस चलता तो वह उस लड़के के छोटे भाई से मेरी भी सगाई करा देती। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही पापा को कह रखा था कि मैं 2-3 साल से पहले अभी शादी नहीं करने वाली, बस इसी वजह से माँ की मुझ पर एक भी ना चली। उन्होंने मुझे भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे माँ की बातों से न जाने क्यों
एक अजीब तरह की साजिश की बू आ रही थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ हम दोनों की शादी करने के लिए इतना ज़्यादा हमें प्रेशराइज क्यों कर रही है। मेरे मन में एक युद्ध सा चल रहा था, क्योंकि जो भी बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं, मैं उन्हें सोचना नहीं चाहती थी। इसी सब के बीच एक दिन मेरे प्रेमी का मेरे पास फ़ोन आया। उस वक्त दीदी गहरी नींद में सो रही थी और नेटवर्क नहीं आने की वजह से मैं छत पर चली गई। और फिर छत के बने स्टोर रूम में मैंने जो नज़ारा देखा, उससे तो मेरी दुनिया ही पलट गई। उस वक्त मैं माँ और मामा को एक साथ इस तरह से देख रही थी जो कभी कोई भी बच्चा अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ मेरे पापा को धोखा दे रही थी और वह इतना गिरा हुआ काम आखिर कैसे कर सकते थे। अब तो मेरी दुनिया ही पलट कर रह गई थी। उनकी जो हरकत थी उसे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसीलिए मैं नीचे कमरे में आ गई। लेकिन उस पूरी रात मैं लगातार रोती रही, जिसकी वजह से सुबह मेरी आंखें सूज चुकी थीं और हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आखिर मेरी तबीयत को क्या हुआ है, पर मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं माँ का भांडा फोड़ कर ही रहूँगी। अब तो मुझे अपनी माँ और मामा से नफरत होने लगी थी। वह लोग मुझे फूटी आंख भी नहीं भा रहे थे। इसीलिए अगले दिन ही रात को मैं चुपके से एक स्पाई कैमरा लेकर स्टोर रूम में पहुंच गई, क्योंकि मैं जानती थी कि इन लोगों ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्टोर रूम को ही अपना अड्डा बना रखा है। क्योंकि छत के स्टोर रूम में हम घर वालों में से कभी कोई नहीं जाता था। सालों में जब कभी सफाई होती तो वह भी नौकर ही जाकर करते थे और इसीलिए उन्हें अपने इरादों को पूरा करने के लिए ये जगह सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगती थी। मैं स्टोर रूम में पहुंचकर ऊपर की तरफ चढ़कर स्पाई कैमरा लगा ही रही थी कि तभी अचानक मेरा पैर लड़खड़ा गया और जिसकी वजह से ऊपर रखा हुआ एक बक्सा नीचे गिर गया और उसमें रखा हुआ सारा सामान ज़मीन पर बिखर गया। मैं बुरी तरह से डर गई कि कहीं इतनी तेज आवाज़ सुनकर घर वालों में से कोई यहाँ ना आ जाए और मैं जो करना चाहती हूँ वह सबको पता ना चल जाए। मैं जल्दी जल्दी उस बक्से का सारा सामान समेटकर बक्से में रखने लगी कि तभी मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, जिससे मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद उस बक्से में रखे हुए जो और कागज़ थे उनको मैंने देखा और मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे फटा जा रहा था। सारी नसों में लावा उतर आया था। मैंने तुरंत ही उन कागज़ों को अपने पैंट की जेब में छुपाया और सब कुछ पहले जैसा करके नीचे उतर आई। थोड़ी ही देर के बाद जब सभी लोग अपने कामों में बिजी हो गए तो मैं शॉपिंग का बहाना करके तुरंत ही हीरानंदन अस्पताल पहुंची और वहां जाकर मैंने वहां का जो रिसेप्शनिस्ट था उससे जो भी मैं वहां जानने के लिए आई थी उस बारे में बात की। पहले तो वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि रुपए में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा काम आसान कर देते हैं। इसीलिए मैंने तुरंत ही 40,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए और बस वह बिना किसी ना नुकुर के मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह मुझे चुपके से रिकॉर्ड रूम में लेकर गया और वहां पर पहुंचकर मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मुझे ये सारी कहानी थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी थी। सारे सबूतों को लेकर मैं घर लौट आई। अब मैं मामा और माँ दोनों लोगों पर नज़र रखने लगी, लेकिन क्योंकि मैं हर वक्त उनके पीछे नहीं जा सकती थी, इस वजह से मैं जो भी जानना चाह रही थी उसमें मैं कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया जिससे उन लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने जो भी डिटेल्स और तस्वीरें मेरे सामने पेश की उससे मेरी बुद्धि और भी ज़्यादा सुलझने लगी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इस सब को अपने घर वालों के सामने मैं कैसे लाऊं और अभी भी जो बाकी के सवाल हैं उनके जवाब मैं कहाँ और कैसे ढूंढूं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल जिस लड़के के साथ नैना दीदी की सगाई हुई थी उसका किसी ने किडनैप कर लिया और किडनैपर ने बहुत बड़ी रकम फिरौती में मांगी थी, जिसे सुनकर मेरे घर वाले बुरी तरह से स्तब्ध रह गए।
उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह उस लड़के को खत्म कर देंगे। मेरी माँ तो रो रो कर अपना बुरा हाल किए थी। वह पापा से कह रही थी कि उन लोगों को जितना भी पैसा चाहिए हम उन लोगों को दे देंगे, लेकिन मेरे होने वाले दामाद को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पापा ने भी कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पहली बात तो हमारे दामाद अंकित के घर वालों के पास ही इतना पैसा है कि वह अपने बेटे को हर हाल में बचा लेंगे। लेकिन जब इस बारे में पापा ने अंकित के घर वालों से बात की तो वह कहने लगे कि दरअसल उनकी तो हर चीज़ लोन पर है, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अंकित की फिरौती की रकम को चुका पाएं। ये सुनने के बाद माँ पापा पर दबाव डालने लगी कि जितनी रकम उन लोगों ने मांगी है वह सारी की सारी पापा ही चुका दें। पापा भी अपने दामाद के जीवन को बचाने के लिए इस शर्त के लिए मान गए। लेकिन मैंने इस सब की खबर पुलिस को दे दी और फिर जिस दिन पापा फिरौती की रकम को उन लोगों को देने जाने वाले थे उसी दिन पुलिस ने वहां पर जाकर धावा बोल दिया और फिर आगे जो हुआ उससे तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन किडनैपर्स ने अंकित को खत्म कर दिया था। हम सब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर अंकित की लाश पड़ी थी। अंकित की लाश को देखते ही मम्मी और मामा फूट फूट कर रोने लगे और बुरी तरह से अपनी छाती पीटने लगे। हर किसी की वहां पर आंखें नम थीं। नैना दीदी भी रो रही थी और अंकित के माँ बाप भी। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि अंकित के सगे माँ बाप जितना नहीं रो रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा मेरी माँ और मामा रो रहे थे। और इसी बीच माँ ने जो कहा उसे सुनकर सभी लोग चौंक गए। माँ रोते हुए कहने लगी, अंकित बेटा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे जिएगी? और फिर माँ ने मेरी तरफ नफरत भरी नज़र से देखा और कहा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझे कहा था कि पुलिस को इस सब की खबर मत लगने देना। उन लोगों को जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा उन्हें दे दिया जाता और वह मेरे बच्चे को छोड़ देते, लेकिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी और पुलिस को खबर करके तूने मेरे बच्चे की जान ले ली। यही कहते हुए माँ तुरंत ही किसी शेरनी की तरह मेरे ऊपर लपकी और मेरी गर्दन पकड़कर जोर से दबाने लगी। जैसे तैसे बीच बचाव करके पुलिस और पापा ने मुझे माँ के चुंगल से छुड़ाया। तभी मामा बहुत जोर से चिल्लाए कि मैं अब तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबकी भी जान ले लूँगा। उन दोनों को जैसे तैसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। ये सब देखकर पापा और दीदी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई हैरान था, बस सिर्फ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने पापा से कहा, क्यों पापा, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी बात बताऊं, सबसे पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये औरत मेरी सगी माँ है? मेरे मुंह से जब ये बात वहाँ खड़े लोगों ने सुनी तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो गए। अचानक से माँ के आंसू बंद हो गए। नैना दीदी भी मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और मुझसे बोली कि संजना, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने दीदी से कहा कि आप बिल्कुल चुप रहिए, मैं पापा से सवाल कर रही हूँ। मैंने एक बार फिर से दहाड़ते हुए पापा से कहा कि क्या ये औरत मेरी सगी माँ है? और उसके बाद पापा ने इनकार में अपना सिर हिला दिया, जिससे दीदी भी हैरान रह गई। उसके बाद मैंने पापा से कहा कि तो फिर साफ साफ बताइए कि ये औरत कौन है? पापा ने कहा कि तुम दोनों की माँ कोई और ही थी, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ का देहांत हो गया, जिसकी वजह से पापा बुरी तरह से सदमे में चले गए। लेकिन हम दोनों को पालने की खातिर उन्हें खुद को इस दुख को सहने के लिए मजबूत बनाना पड़ा। पर इतने बड़े कारोबार के साथ दो छोटी छोटी बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी उनसे हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह किसी नौकर के भरोसे हम दोनों बच्चियों को छोड़ नहीं सकते थे। इसी बीच पापा के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उनसे ये बात कही कि उनकी एक विधवा बहन है जो काम चाह रही है और अगर वह चाहे तो वह उनकी बेटियों को संभाल सकती है। पापा ने रहम खाकर उस कर्मचारी की बहन को हम दोनों बहनों को पालने के लिए रख लिया
और जब उन्होंने ये देखा कि वह औरत हम दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छा ख्याल रख रही है तो पापा बहुत खुश हो गए। लेकिन 2 साल के बाद उस कर्मचारी ने पापा से कहा कि अब वह अपनी बहन की शादी कर देगा, जिससे पापा बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि अब उन्हें एक बार फिर से अपनी बच्चियों के लिए इतनी ही देखभाल करने वाली औरत ढूंढनी पड़ जाती। पापा ने उसे बहुत मना किया कि वह ऐसा ना करे, पर वह अपनी बहन की जिंदगी की दुहाई देने लगा कि उसकी बहन विधवा है और अगर आज उसने उसकी शादी नहीं की तो वह अपना आगे का जीवन भला कैसे काटेगी। जब पापा ने ये बात सुनी तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि अगर मैं उसकी बहन से शादी कर लेता हूँ तो वह हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी और हम दोनों बहनों को संभालती रहेगी और उसकी भी खुद की जिंदगी संवर जाएगी। और बस यही सोचते हुए उन्होंने उस औरत से शादी कर ली जो कि आज हमारी माँ बनी बैठी है और वह कर्मचारी और कोई नहीं बल्कि मामा ही थे। पापा ने मुझसे कहा कि लेकिन मैंने तो हमेशा ही तुम दोनों बहनों से ये बात छुपाई ताकि तुम कभी भी ये न सोचो कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें सौतेली माँ ने पाला है। लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उसके बाद मैंने पापा को उस रात जो कुछ भी स्टोर रूम में देखा था सब कुछ बता दिया और फिर मैंने ये भी बताया कि मैंने वहाँ जब स्पाई कैमरा लगाया तो मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें आपके साथ शादी के जोड़े में कोई दूसरी औरत खड़ी थी और उस बक्से में मेरी और दीदी के जना प्रमाण पत्र के कागज थे जिसमें हमारी माँ का नाम कुछ और ही लिखा था। इसीलिए जब मैंने उस अस्पताल में जाकर छानबीन की जहाँ मेरी और दीदी की पैदाइश हुई थी तो वहाँ जाकर पता चला कि दरअसल हमारी माँ तो कोई और ही है। मैंने पापा से कहा कि जब मैंने इन दोनों को पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बहन अपने ही भाई के साथ ऐसे कैसे, लेकिन जब मैंने उनके पीछे जासूस लगाया तब फिर मुझे सब कुछ पता चल गया। ये दोनों कोई भाई बहन नहीं हैं बल्कि पति पत्नी थे। इस आदमी ने जानबूझकर आपके सामने इस तरह की रूपरेखा गढ़ी ताकि आप इसकी पत्नी से शादी कर लें क्योंकि ये अच्छे से जानता था कि आपके सिर्फ 2 बेटियां हैं और अगर इसने अपनी पत्नी को आपके घर में जगह दिला दी तो इस पूरी जायदाद का ये मालिक बन जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने पूरे भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी चाल गढ़ ली थी। इनका पूरा प्लान ये था कि इनकी पत्नी हम दोनों बहनों की परवरिश करेगी और जब हमारी शादी की उम्र हो जाएगी तो इन दोनों के जो 2 लड़के पहले से ही हैं उनसे ये हमारी किसी भी तरह से शादी करवा देंगे और बस सारी जायदाद के खुद मालिक बन जाएंगे और आराम से अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। और इसीलिए इस औरत ने रजत को भी झूठे इल्जाम में फंसाया ताकि किसी भी तरह से दीदी की शादी इसके बेटे से हो जाए। मैंने तुरंत ही उस लड़की को वहां पर पापा के सामने पेश कर दिया जो उस दिन रजत के साथ पकड़ी गई थी और उसने सब कुछ वहां किसी पोपट की तरह कबूल कर लिया कि सौतेली माँ के कहने पर ही पहले उस लड़की ने रजत को धोखे से बेहोश किया और फिर शराब पिला दी और फिर झूठ दिखा दिया कि उनके बीच कुछ हुआ। मैंने पापा से कहा कि आपकी नाक के नीचे ये औरत इतने सालों से आपको धोखा देती रही लेकिन आप इस पर इतना अंधा विश्वास करते थे कि आपने इसकी किसी भी हरकत पर कभी भी शक नहीं किया। अगर उस रात मैं इसे इस आदमी के साथ नहीं देखती तो शायद ही है जो मुझे भी कभी शक होता। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पापा ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने उस औरत और उसके पति को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके पुलिस ने उन दोनों को पापा से छुड़ाया। दीदी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैंने पापा से कहा कि ये दोनों इतने बड़े मक्कार हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया और ना सिर्फ अपने इरादों को पूरा करने के लिए इन्होंने इतने लोगों को इसमें शामिल किया बल्कि एक के बाद एक न जाने कितनी चाल चलते रहे। लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती ने इनका भांडा फोड़ कर रख दिया। उस औरत के दोनों बेटों के नकली माँ बाप वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने तुरंत ही उनको भी पकड़ लिया। इसी बीच मैंने ज़मीन पर पड़े हुए अंकित के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आ गया। ये देखकर तो वहाँ खड़े हुए सभी लोग दंग रह गए।
पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने पापा से कहा कि दरअसल इनका भांडा फोड़ने के लिए मैंने ही ये चाल चली थी। मैंने अंकित का झूठा किडनैप का ड्रामा रचा और इसे नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और उसके बाद इसके शरीर पर जगह जगह घाव के नकली स्टिकर लगाकर खून छिड़क दिया। ये लोग गम में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि इन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अंकित की सांसें चल रही हैं। अगर मैं सामने से आपको इनकी सच्चाई बताती तो शायद ही है जो आप लोग मेरी बात पर यकीन करते, लेकिन जब इन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया तो आज सब कुछ सबके सामने है। इसीलिए मैंने ये सब कुछ पुलिस की मदद लेकर ही किया ताकि सामने ही सबूत मिल जाए और गवाह भी, ताकि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई और मैं अपने पापा और दीदी के साथ घर वापस लौट आई। पापा ने हमसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने अपने जीवन की ये सबसे बड़ी भूल की है। मैंने पापा से कहा कि आप माफ़ी मत मांगिए क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। आपने तो अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश के लिए ये कदम उठाया था। आपको क्या पता था कि परवरिश की आड़ में वह लोग इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। एक हफ्ते के बाद हम लोग एक बार फिर से रजत के घर वालों से बात करने गए और फिर उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया, जिसे सुनकर वह लोग खुद भी दंग रह गए थे कि कोई इतनी बड़ी चाल कैसे चल सकता है। अगले महीने दीदी की रजत के साथ शादी हो गई और आज वह रजत के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। मैंने अपने प्रेमी अमन के बारे में पापा को सब कुछ बता दिया है और मेरी भी उससे सगाई हो चुकी है। हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन जो भी हम पर बीती है उसके घाव के निशान शायद ही है जो पूरी ज़िंदगी में कभी ठीक हो पाए। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ कि काश वह हमें छोड़कर कभी भी ना गई होती तो आज हम लोगों के साथ ये सब कुछ भी ना हुआ होता। दोस्तों, आज की दुनिया में पैसे का लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी इंसान हद से ज़्यादा नीचे गिर सकता है। पैसों को पाने की खातिर आज इंसानियत शर्मसार होकर रह गई है और कोई भी भरोसे के काबिल नहीं बचा है। इसीलिए हमें हर समय सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन अपनों के भेष में भेड़िया बना बैठा हो और हम पर पीठ पीछे वार कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।